फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, functions of central bank in India, that is Reserve Bank of India, RBI. RBI is the Central Bank of India, that is the apex body in the field of financial institutions. Okay, so RBI जो है इसके क्या क्या काम है? सबसे पहला जो इसका काम है that is note issue. The first thing is that note issue. नोट इश्यू का काम या करेंसी अथॉरिटी, नोट इश्यू भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर करेंसी अथॉरिटी भी लिखते हैं, इस करेंसी अथॉरिटी। आरबीआई को ही नोट इश्यू का काम क्यों दिया गया है? व्हाई द वर्क ऑफ नोट इश्यू इज नॉट गिवन टू द अदर बैंक्स? क्यों 3, 4, 5 बैंकों को नहीं दे? जैसे अभी मान लीजिए करेंसी की क्या है, शॉर्टेज है, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि एसबीआई को भी बोल दे कि तुम भी छाप लो, है, सेंट्रल बैंक को भी बोल रहे तुम छाप लो, पंजाब को भी बोल रहे कि तुम भी छाप लो, ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों एक एपेक्स बॉडी, क्यों एक ही इंस्टीट्यूशन को ये कहा जाता है एक नोट अथॉरिटी की परमिशन दी गई है? देखिए ये जो नोट इश्यूइंग अथॉरिटी है वो इसलिए है कि अगर मान लीजिए कि 4 तरीके के नोट इंडिया में चलने लगे, द फेथ विल नॉट बी देयर, लोगों का जो विश्वास है मुद्रा पे वो खत्म हो जाएगा। अभी आप किसी को 100 रुपए का नोट आप दीजिए, आदमी आग बंद करके ले लेता है, ठीक है ना। जब 4 लोग नोट छापेंगे तो क्या होगा? वो वाला दो, ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चाहिए, हमें वो वाला चाहिए, ऐसा नहीं होगा, वो ऐसा नहीं होगा, ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है। मतलब नोटों को लेकर के लोगों में क्या हो जाएगा? चॉइस हो जाएगी कि नहीं हमको, अभी क्या चॉइस है? अभी तो चॉइस ये कि हमको 500 का चाहिए या 1000 का चाहिए या 2000 का चाहिए या हमको 50 का चाहिए, अभी तो ये चॉइस है ना। तब क्या हो जाएगा? चॉइस हो जाएगा कि नहीं इस बैंक वाला नहीं, उस बैंक वाला चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए जो लोगों का फैथ बना रहे, इसलिए एक ही नोट इश्यूइंग अथॉरिटी होती है। दूसरा, सिमिलरिटी, यूनिफॉर्मिटी इन नोट इश्यू। जो नोट है उसमें क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी रहेगी। नोट जो भी छापे जाएंगे उनमें क्या होगा? यूनिफॉर्मिटी होगी। करेंसी की जो वैल्यू है वो स्टेबलाइज्ड रहेगी। करेंसी की जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे? स्टेबलाइज कर लेंगे। और साथ ही साथ जो करेंसी हमारी है उस करेंसी की जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वैल्यू, उनको क्या करेंगे? हम मेंटेन कर सकते हैं। करेंसी सप्लाई पर अगर एक ही जो है छापने वाला है, एक ही पब्लिश करने वाला है, तो जो करेंसी सप्लाई है उस पर उसका क्या होगा? होल्ड होगा। भाई हमें पता है कि इकोनॉमी में हमने कितने रुपए, जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन हुआ तो बैंक को पता था कि हमने जो है वो 12 लाख करोड़ या 17 लाख करोड़ या 16 लाख करोड़, 16 लाख समथिंग करोड़ रुपए जो है 16 लाख करोड़ रुपए हमने छापे हैं। तो बैंक को पता था, क्यों? क्योंकि वो अकेला छापने वाला, उसको पता है उसके पे जो नंबरिंग आती है, जो बैंकों पे नोट पे जो नंबरिंग होती है, वो नंबरिंग इसीलिए की जाती है कि पता हो कि इकोनॉमी में कितना नोट हमने सर्कुलेशन में डाला हुआ है, ठीक है ना। तो बैंक को पता रहता है। अब मान लीजिए कि 4-5 लोग छाप रहे हैं तो ये नहीं पता होगा कि इकोनॉमी में टोटल कितना नोट जो है वो सर्कुलेशन में आ रहा है, ठीक है ना। तो एक तो ये है कि नोट इश्यूइंग अथॉरिटी है, ठीक है। सेकेंड जो इसका है फंक्शन वो है बैंकर्स टू बैंक। ये वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके 3 पार्ट हैं। बैंकर्स टू बैंक के 3 पार्ट हैं। लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, और बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, ये 3 फंक्शन है। किसके फंक्शन है ये तीनों? कॉमर्शियल बैंक के। फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक एज अ बैंकर्स टू बैंक। जब बैंकर्स के लिए बैंक, हाँ, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक में ये कौन सा फंक्शन है? बैंकर्स टू बैंक। बैंकों के लिए बैंक के रूप में
सेंट्रल बैंक काम करता है। जैसे हम लोगों का जो भी अकाउंट होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, वो कमर्शियल बैंक से होता है। ऐसे ही हमको लोन चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? कमर्शियल बैंक के पास। हमको अपने पैसे डिपॉजिट करने हैं तो कहाँ जाएंगे? कमर्शियल बैंक के पास। ऐसे ही जब बैंकों को ये सब काम करना होता है तो कहाँ जाते हैं? सेंट्रल बैंक के पास। उनके पास अपना एक्सेस रिजर्व है, कहाँ जमा करेंगे? सेंट्रल बैंक के पास। उनको लोन चाहिए, कहाँ जाएंगे? सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है ना। तो ये जो आरबीआई है ये क्या करती है? ये इन 3 फंक्शन बैंकों के लिए परफॉर्म करती है। एक फंक्शन और है, उसको हम सेपरेटली लेंगे, दैट इज क्लियरिंग हाउस, है ना। उसको हम सेपरेटली लेंगे क्योंकि वो 3 मार्क्स का एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है। तो ये लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट का मतलब है कि जब जो कॉमर्शियल बैंक हैं, जब उनको कहीं से भी लोन नहीं मिल पाता है तो ऐसी सिचुएशन में वो आरबीआई जो है उन बैंकों को लोन देती है। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई को लोन चाहिए, एसबीआई ने किसी पंजाब नेशनल से पूछा कि भाई पैसे दो, उन्होंने मना कर दिया। एसबीआई ने इलाहाबाद से पूछा, उसने मना कर दिया। एसबीआई ने एचडीएफसी से पूछा, उसने मना कर दिया। मान लिया कहीं से भी उसको लोन नहीं मिल पा रहा और उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई उसकी मदद करेगी और उसको लोन प्रोवाइड करेगी। सेकेंड इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, दैट इज एक्सेस अमाउंट विच इज विद द कॉमर्शियल बैंक, दैट विल बी डिपॉजिटेड इन द आरबीआई। दिस इज कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। जो उनके पास कैश है उस कैश को क्या करते हैं? वो अपने पास एक्सेप्ट करता है, अपने पास रखता है। जैसे हमारा एक्सेस अमाउंट कहाँ होता है? बैंकों के पास जमा करते हैं। ऐसे कॉमर्शियल बैंक के पास जब एक्सेस अमाउंट होता है तो वो आरबीआई के पास जमा करता है। दिस इज कॉल्ड कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। एंड द नेक्स्ट वन इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। आरबीआई क्या करती है? एज ए सुपरवाइजर भी काम करती है। वो सारे कॉमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखती है। वो ये देखती है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे जो इंस्ट्रक्शंस उनको दिए जा रहे हैं, वेदर दे आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस और नॉट, उनको जो इंस्ट्रक्शंस हम बता रहे हैं क्या उन इंस्ट्रक्शंस को वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। तो ये बैंकर्स टू बैंक एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, दिस इज ए सुपरवाइजरी फंक्शन। ये है सुपरवाइजरी फंक्शन, ये कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व एंड द लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। देन द नेक्स्ट वन इज दैट इज बैंकर्स टू गवर्नमेंट, दैट इज बैंकर्स टू गवर्नमेंट। बैंकर्स टू गवर्नमेंट क्या फंक्शन? बैंकर्स टू गवर्नमेंट का क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? यानी गवर्नमेंट के लिए भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक के रूप में परफॉर्म करती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग डायरेक्टली आरबीआई के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांजेक्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कितना भी बड़ा अमाउंट हो, वी कैन नॉट डायरेक्टली ट्रांजेक्ट विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमको सीधे सीधे अपने किसी कॉमर्शियल बैंक के थ्रू आरबीआई के पास जाना होगा। बात समझ में आ रही है? हमको लोन चाहिए, हमको पैसे डिपॉजिट करना है, हमको फंड जमा कराना है, हमको भी अब्रॉड पैसा भेजना है, कोई भी फंक्शन हमको करना है तो हम किधर जाएंगे? कॉमर्शियल बैंक के पास। कॉमर्शियल बैंक फिर आरबीआई के पास जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो है, जो बैंकर्स टू गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई एक बैंकर का काम करती है। इसके 3 पार्ट हैं, दैट इज एज एन एजेंट, एज एन एजेंट, देन एज अ बैंकर, as a banker and as a financial advisor, as a financial advisor. There are 3 functions which RBI perform for the government, that is as an agent, as a banker, as a financial advisor. As an agent क्या होता है? RBI as an agent क्या functions perform करती है? That is the collection of taxes, that is कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। जो डिफरेंट टाइप्स के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं उन टैक्सेस को आरबीआई क्या करती है? कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके वहां पहुंचाती है। ठीक है। क्लियरिंग हाउस फंक्शन अभी बताएंगे बेटा, सेपरेटली लेंगे उसको, है ना। केवी गुना क्लियरिंग हाउस फंक्शन हम सेपरेटली लेंगे इसके बाद। तो एज एन एजेंट क्या हुआ? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन द एज अ बैंकर मीन्स वेन एवर देयर इज अ नीड ऑफ द currency, need of the money, need of the amount, need of the loan to the government, ठीक है, that will provided by the central bank. Central bank जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को लोन भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। और तीसरा है एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आपने देखा है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है ना, हर 6 महीने पे, 3 महीने पे, तिमाही, कभी कभी छमाही, है ना। तो जो आरबीआई है वो क्या करती है? वो इकोनॉमिक एनालिसिस करती है, इकोनॉमी का एक
एनालाइज करती है और ये देखती है कि इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सुधार किया जा सकता है। तो जो चीज़ें आरबीआई के पास जिनको सही करने का पावर है, जैसे बैंकों के थ्रू जो काम करा सकती है आरबीआई, वो तो करा लेती है। लेकिन जो काम गवर्नमेंट लेवल के हैं, जैसे मान लीजिए इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन आ रही है और गवर्नमेंट लगातार काम कराई जा रही है, तो वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब गवर्नमेंट काम कराएगी तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा। ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कर्टेल करिए, कम करिए। वो ये इंस्ट्रक्ट करती है कि भाई घाटा बढ़ता जा रहा है, आप अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को कर्टेल करिए, जो रेवेन्यू रिसिट्स हैं उनको आप बढ़ाइए, जिससे कि हम इकोनॉमिक कंडीशन को बैलेंस कर सकें। तो ये सारे जो आरबीआई के पास जिन चीज़ों का पावर है, जैसे कंट्रोलिंग पावर है, आरबीआई वो तो करती है, लेकिन जो कंट्रोल गवर्नमेंट लेवल का है उसको करने के लिए वो गवर्नमेंट को क्या करती है, एडवाइस करती है। तो वो एज ए एडवाइजर, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर जो है परफॉर्म करता है। हाँ, नहीं करेगी, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा तो लोग परचेजिंग पहले करेंगे, डिमांड पहले करेंगे, तो एग्रीगेट डिमांड को राइज करेगा। इधर आरबीआई क्या कर रही है कि रेट्स बढ़ा करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है एक्सेस डिमांड को, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपेंसेस किए जा रही है, जिससे लोगों को पैसा मिलता जा रहा है और लोग डिमांड को बढ़ाते जा रहे हैं। तो आरबीआई इधर एक तरफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, उधर से गवर्नमेंट बढ़ाई जा रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आरबीआई क्या करती है, गवर्नमेंट को भी एडवाइस करती है कि नहीं भाई आप अपने कर्टेल करिए, जिससे कि हम जो सिचुएशन है इसको हैंडल कर सकें। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन जो है, जो आरबीआई ये बैंकर्स टू द गवर्नमेंट फंक्शन है। इसके अलावा जो आपका फंक्शन है दैट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। चौथा जो फंक्शन है वो है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इसमें क्या होता है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो जितना भी फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है उन सबको क्या करती है, वो अपने पास रिजर्व के रूप में रखती है। यानी आपको किसी भी इंडिविजुअल को फॉरेन एक्सचेंज अपने पास रखने का अधिकार नहीं है। एक आप मतलब जैसे आपको लगता है कि भाई आपको कलेक्शन करना है हर डिफरेंट कंट्रीज की करेंसी का, तो आप $1 $2 $50 $10 तो आप कलेक्ट कर सकते हैं उस पर्पज से। लेकिन आप चाहो कि आप 10-20 $50 हज़ार अपने पास रख लो, या 10-20 $50 हज़ार आप किसी दूसरी कंट्री की करेंसी को आप अपने पास रख लो, तो उसकी परमिशन आपको नहीं होती है, वो एक इलीगल जो है। स्पेकुलेशन क्या है, इलीगल एक्टिविटी है, पहले भी आपको मैं बता चुका हूँ। तो अगर मान लीजिए कि स्पेकुलेशन पर्पज से आप रख भी लेते हैं पैसा, कहीं से बचा लेते हैं, गवर्नमेंट की नज़र से, आरबीआई की नज़र से आप बचा लेते हैं, रखे हुए हैं तो ठीक है। अगर पकड़े गए तो फिर आपके खिलाफ जो है वो एक एक्शन होगा, क्योंकि ये एक इलीगल एक्टिविटी है। भाई इलीगल एक्टिविटी करने से नहीं रोक सकते, भाई जिसको करना है वो तो करेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं उस पर, वो एक इलीगल एक्टिविटी है, जब पकड़े जाएंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। भाई अगर मान लीजिए कि आप अपने तरीके से गवर्नमेंट ये परमिशन दे दे या आरबीआई परमिशन दे दे कि जो चाहे वो फॉरेन एक्सचेंज खरीदे बेचे ओपन मार्केट में, तो गवर्नमेंट अपनी करेंसी की जो वैल्यू हम फ्लक्चुएट होने से बचाते हैं उसको हम कैसे बचा पाएंगे। भैया आरबीआई के पास जो रिजर्व होते हैं उसी से तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अपनी करेंसी की वैल्यू को जब वो लिमिट से एक्सीड करता है या कम करता है तो उसको वहीं से तो वो डॉलर की या करेंसी की सप्लाई को मार्केट में कर करके अपनी करेंसी की वैल्यू के मेंटेन करता है। अगर हमने ओपन कर दिया, कोई भी व्यक्ति लिया, एक तरफ गवर्नमेंट आरबीआई ये चाहती है कि भाई हम अपनी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन कर लें, लेकिन दूसरी तरफ से डॉलर पता चला होल्ड किया जा रहा है, तो डॉलर मजबूत होता जाएगा, डॉलर मजबूत होगा तो हमारा रुपया कमज़ोर होता जाएगा। तो इसलिए यह जो फॉरेन करेंसी है उसको सबको रखने की परमिशन नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जैसे हमारे अकाउंट बैंक में होते हैं, ऐसे ही आरबीआई के पास सभी बैंकों के अकाउंट होते हैं। आरबीआई के पास क्या होता है, जितने भी बैंक हैं उन सबके अकाउंट होते हैं, और एक बैंक का जो पैसा होता है दूसरे बैंक में कैसे क्लियर करना है ये बैंक अपने स्तर पे आरबीआई जो है वो करती रहती है। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि
3 कंज्यूमर हैं, ये आरबीआई है, आरबीआई के पास एसबीआई का भी अकाउंट है, पीएनबी का भी अकाउंट है और एचडीएफसी का भी अकाउंट है। ठीक है, मतलब ये मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया। ऐसे ही सारे बैंकों का, इलाहाबाद बैंक का, स्टैंडर्ड चार्टर का, जितने भी देश में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो इंडियन बैंक हो, चाहे वो फॉरेन बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो नेशनल हो, सभी बैंक के अकाउंट आरबीआई के पास होते हैं। अब मान लीजिए कि एक कस्टमर है ए, इसका एसबीआई में अकाउंट है, कस्टमर बी जो है इसका पीएनबी में अकाउंट है, और कस्टमर सी जो है इसका एचडीएफसी में अकाउंट है, सपोज करिए। और बेसिक इन सब के अकाउंट में बेसिक 10,000 रुपीज़ मान लो आरबीआई के पास इन सब के अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये वो जमा है। ठीक है, आरबीआई का काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरा अकाउंट, मैं कस्टमर ए हूँ, मेरा अकाउंट एसबीआई में है, अजय कस्टमर बी है, इनका अकाउंट पीएनबी में, अजय ने मुझे 5,000 रुपये देने हैं। अजय ने मुझे 5,000 रुपये दिए, किस में दिए? चेक फॉर्म में दिए। चेक किस बैंक का दिया? जिस बैंक में अजय का अकाउंट है। तो अजय ने मुझको कैसे दिए? मुझे 5,000 रुपये दिए, किसका? पीएनबी का चेक दिया मुझे। अब मेरा अकाउंट तो पीएनबी में है नहीं, तो मैं इस पैसे को कैसे कैश कराऊंगा? बात समझ में आ रही है? अजय ने मुझे 5,000 रुपये दिए, लेकिन मेरा अकाउंट पीएनबी में है नहीं, तो मैं कैश कैसे कराऊंगा इसको? इसी तरीके से मान लीजिए कि अजय को किसी सी पर्सन ने 2,000 रुपये का चेक दिया, और ये दिया है एचडीएफसी का, और मैंने सी पर्सन को चेक दिया है 3,000 रुपये का, किस बैंक का? एसबीआई का। अब आप देखिए इसको, जो आप ऑब्जर्व करिए कि 3 लोगों ने जो आपस में ट्रांजेक्शन किए हैं वो सब दूसरे दूसरे बैंक के हैं। मतलब कोई भी डायरेक्टली बैंक में ले जाकर के उसको कैश नहीं करा सकता है, क्योंकि सेम बैंक का नहीं है। हम क्या करेंगे, जो चेक मुझे 5,000 का मिला है, इस 5,000 रुपये का चेक मैं यहाँ जमा करूंगा। किस बैंक का है ये? पीएनबी का। ये क्या करेंगे, ये 2,000 रुपये का चेक जमा करेंगे एचडीएफसी का, और ये क्या करेंगे, ये 5,000 रुपये का चेक जमा करेंगे एसबीआई का। सबने अपने अपने अकाउंट में वो चेक जमा कर दिया, 3,000 का, सॉरी 3,000। तो सबने क्या किया कि जिनको ये चेक मिला था उन्होंने अपने अपने बैंक में वो चेक डिपॉजिट कर दिए। अब आरबीआई क्या काम करेगी? आरबीआई ये कहेगी कि पीएनबी से 5,000 रुपये किसको आने? एसबीआई को आने। यहाँ से वो क्या करेगी, 10,000 में से क्या करेगी, 5,000 माइनस करेगी, और यहाँ क्या करेगी, 5,000 प्लस कर देगी। बस समझ में आ रहा है? फिर यहाँ एचडीएफसी से 2,000 रुपये इसको आने हैं, यहाँ से क्या करेगी, 2,000 माइनस करेगी, यहाँ क्या करेगी, 2,000 प्लस करेगी। यहाँ एसबीआई से 3,000 आने हैं, तो यहाँ पर एसबीआई से 3,000 माइनस करेगी, और यहाँ पर 3,000 प्लस कर देगी। ये काम किसने कर दिया? आरबीआई ने कर दिया। ठीक है, अब आप इसको ले लीजिए। 10,000 पहले से थे, 5,000 मिले, 15,000 हुए, 3,000 उसमें से निकाल दीजिए, 12,000 बचे। यहाँ 10,000 पहले थे, 5,000 निकले, 5,000 बचे, 2 आए इस पे, 7,000 बचे। यहाँ 10,000 थे, इसमें से 2,000 निकले, 8,000 बचे, और 3,000 आए तो 11,000 हो गया। अब इनको आप टोटल कर लीजिए, इसको और इसको टोटल करेंगे, कितना आएगा? 30,000। ठीक है, और इनको टोटल करिए, कितना आएगा? 30,000। तो ये आरबीआई इस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करता है। अब क्या हुआ कि सभी बैंकों का पैसा एक दूसरे बैंक में पहुंच गया, और जब बैंकों के पास वो पैसा आरबीआई से आ गया, तो उस बैंक ने क्या किया, अपने कंसर्न कस्टमर के अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट करा दिए, और कस्टमर ने वो पैसा निकाल लिया। 5,000 रुपये पीएनबी से एसबीआई को मिल गए, और एसबीआई ने क्या किया, ये 5,000 रुपये मेरे अकाउंट में जमा करा दिए, क्योंकि मैंने चेक जमा किया था और मैंने उस 5,000 रुपये को निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। ये क्या कहलाता है? ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहलाता है, कि किस तरीके से बैंक एक दूसरे बैंक के चेक्स को क्लियर करते हैं। तो आरबीआई के पास चूंकि सारे बैंकों के अकाउंट होते हैं, तो आरबीआई का जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, फंक्शन एक्सप्लेन करने आएगा तो आप इसको बताएंगे। आप चाहें तो ऐसे पूरा चार्ट बना के बता दीजिए। क्वेश्चन सिंपली आएगा, एक्सप्लेन द क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। मनी एंड बैंकिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, फंक्शन ऑफ मनी में कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपसे
थोड़ा सा घुमा के पूछते हैं कि कोई एक्टिविटी दे दी और इस एक्टिविटी के बेस पे आपको ये बताना होता है कि फाइंड आउट विच फंक्शन इज परफॉर्मिंग, मनी कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रही है ना। तो वो थोड़ा सा टेक्निकल, और बाकी इसमें सिंपल ही आएगा कि एक्सप्लेन द क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ द बैंक, तो आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। और एक और फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, दैट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट हमने आपको पहले भी बता दिया कि कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट फंक्शन जो आरबीआई का है, उसमें आरबीआई क्या करती है कि जो उसके पास रेट्स हैं, कौन कौन से रेट्स हैं, आरबीआई बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और इसके अलावा CRR, SLR और LRR, ये सारे रेट्स को वो बढ़ा देती है जब उसको क्रेडिट कंट्रोल करना होता है, और सारे ही रेट्स को जब वो घटा देती है जब उसको क्रेडिट बढ़ाना होता है। जब उसको ये लगता है कि लोन ज़्यादा बंटना चाहिए तो सारे रेट्स को कम कर दिया जाएगा, जब उसको लगता है कि ये लोन जो है ज़्यादा बंटना चाहिए, जो है कम बंटना चाहिए, तो रेट्स को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशन एक और इसका आरबीआई का जो है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है। तो आरबीआई वहाँ क्या करती है कि ओपन मार्केट में जो है सिक्योरिटीज़ को सेल करना शुरू कर देती है, जिससे कि लोगों के पास से जो पैसा है, जो बैंकों के पास जो पैसा है, वो आरबीआई के पास ट्रांसफ़र हो जाए। जब सिक्योरिटी बेच देगी तो पैसा कैश कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, आरबीआई के पास। तो बैंकों की पावर कम हो जाएगी क्रेडिट क्रिएट करने की, जब कैश कम हो जाएगा, डिपॉजिट कम हो जाएगा, तो क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, है ना। इसी तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशन में जब क्रेडिट ज़्यादा बंटना होता है तो वो जो परचेज की हुई होती है सिक्योरिटी, उन सिक्योरिटीज़ को वो खरीदना शुरू कर देती है, परचेज करना शुरू कर देती है, जिससे वो कैश उनको रिटर्न कर सके, किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को। ठीक है, इसके अलावा मोरल शासन है, क्रेडिट इंकरेजमेंट है, या क्रेडिट राशनिंग कह लीजिए, डायरेक्ट एक्शन है, ये मार्जिन रिक्वायरमेंट है, ये और कुछ उसके मीजर से। मोरल शासन, हाँ, जस्ट मीन्स इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द आरबीआई। हाँ, भाई मैंने जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कहा, मैं मान लीजिए आरबीआई हूँ, मैंने ये कहा कि भाई ऐसा है कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, आप लोग लोन कम बांटिए बैंकों से, मैंने कहा, तो अब बैंक्स की ये जिम्मेदारी बनती है कि नैतिक कर्तव्य उनका बनता है कि वो उस चीज़ को फॉलो करें, मोरल ड्यूटी है उनकी कि वो फॉलो करें। ठीक है ना, तो ये मोरल शासन होता है। नहीं कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्शन लेता है बैंक डायरेक्ट एक्शन लेगा तो क्या करेगा, द फंक्शंस विच इज परफॉर्म्ड बाय द आरबीआई फॉर द बैंक्स, उनको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। वो ना तो आपके चेक क्लियर करेगा, ना आपका पैसा एक्सेस रिजर्व्स को एक्सेप्ट करेगा, ना आपको जरूरत पड़ने पर लोन देगा, दैट इज द डायरेक्ट एक्शन, वो सारे फंक्शंस को जो है रुक देगा। तो ये है क्या है, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक है।